नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहे होंगे। इसी के तहत चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांतों के साथ किसने जोड़ा है? विद्वान का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है ला पेलोम्बरा और मायरन विनर, बी दिया है पीटर के मर्कल, सी दिया है हैरी एकस्टीन और डी दिया है जीन ब्लांडेट। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए में ला पेलोम्बरा और मायरन विनर है। इन्होंने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत और विकास सिद्धांत के साथ में जोड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? तो आपको अभिकथन दिए हैं, कौन से सत्य नहीं है बताना है। पहला, स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। तीसरा है, भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। और चौथा है, इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव माना जाता है। आपको कोड दिए हैं, ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है दूसरा और चौथा और ऑप्शन डी में है पहला और तीसरा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। यानी पहला कथन और तीसरा कथन सत्य नहीं है। यानी स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है, ये कथन गलत है। और दूसरा जो ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर 3, उसमें भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी, यह कथन भी सत्य नहीं है। इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी माना जाता है। यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हेराल्ड डास्की, बी मार्गरेट थ्रेचर, ऑप्शन सी हेराल्ड विल्सन और ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इंग्लैंड के यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन किसने कहा है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो किस देश में तीनों प्रकार की नागरिकता प्राप्त है आपको बताना है। दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और यूएसए और ऑप्शन डी है यूएसए और यूके। दोस्तों इसका सही उत्तर, इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न हमने करे हैं, इसका सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड और यूएसए। यानी स्विट्जरलैंड और यूएसए में दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता, ये तीनों ही नागरिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य है? तो आपको सत्य अभिकथन बताना है। अभिकथन दिए हैं, पहला, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। तीसरा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चौथा, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को विहित होती है, यानी राज्यों के पास होती है। तो इसमें कोड दिए हैं, आपको पहला कोड है ऑप्शन नंबर ए में पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी में है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में है दूसरा, तीसरा और चौथा और ऑप्शन डी में है पहला, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा ये असत्य हैं। यानी इसमें पहला कथन दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कथन इसमें दिया था भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, तो यह भी गलत है। ये अक्सर नहीं होता, हमेशा नहीं होता, ठीक है, और यानी रेगुलर नहीं होता, उस आधार पे ये गलत है। और ऑप्शन नंबर तीसरा जो दिया है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो यह भी गलत है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प असत्य है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को विहित होती है, यानी राज्यों को होती है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो बताना है संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता, भाईचारा के आदर्श कहाँ से आए हैं। ऑप्शन नंबर ए रशियन क्रांति, बी आयरिश क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और डी सांस्कृतिक क्रांति। इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता, भाईचारा के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है? तो राजनीतिक व्यवस्था का फ्लो मॉडल बताने वाले विद्वान कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गैब्राइल आलमंड, ऑप्शन नंबर बी है डेविड ईस्टन, सी है मार्टिन कपलन और डी है आरएन यूंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन ने तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग किया था और 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, जिसे फ्लो मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांत के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है? तो विद्वान का नाम बताना है जिसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता सिद्धांतों के बीच में संतुलन को बताने की कोशिश की है। ऑप्शन नंबर ए लुशियन पाई, बी हटिंगटन, सी फ्रेडरिक्स और ऑप्शन नंबर डी है डेनियल लर्नर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबद्ध है? तो बताना है कौन सा विद्वान संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं ए लुशियन पाई, बी आर्गन्सकी, सी हलपर्न और डी है डेविड एप्टर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हलपर्न। हलपर्न राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता के सिद्धांत से संबद्ध हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? तो इसमें आपको बताना है किस विद्वान ने संस्कृति और सभ्यताओं को साथ में जोड़ा है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आलमंड और वर्बा, ऑप्शन बी है हटिंगटन, ऑप्शन सी है लुशियन पाई और ऑप्शन डी है एडवर्ड सिल्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हटिंगटन। हटिंगटन ने संस्कृतियों और सभ्यताओं को साथ में जोड़ा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो इसका उत्तर भली भांति आप जानते होंगे। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भारत के कोई भी 5 नागरिक, ऑप्शन बी संसद के कोई भी 5 सदस्य, ऑप्शन सी निर्वाचक कॉलेज का कोई भी 50 सदस्य और ऑप्शन डी निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 10 सदस्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी का जो नाम है, जो भी निर्वाचन में शामिल होते हैं उनमें से 50 सदस्य प्रस्तावित कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में यह व्यवस्था की गई है और साथ में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना भी आवश्यक है। तो ये भली भांति आप जानते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? आपको इसमें बताना है। अनुच्छेद पहला दिया है अनुच्छेद 52A, दूसरा है अनुच्छेद 51A, तीसरा है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 300A। तो बताना है मूल संविधान में जो शामिल नहीं था उस अनुच्छेद के विषय में। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में है पहला और तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा और तीसरा और ऑप्शन डी है दूसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूसरा और चौथा। दूसरे में अनुच्छेद 51A और चौथे में है अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और आप भली भांति जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। साथ में जो अनुच्छेद 300A है, यह जो है 300A भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 300A का उद्देश्य यह गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? इसका आंसर भी आप कैसे जानते होंगे।
राष्ट्रपति के नाम है ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, सी जैल सिंह और डी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैल सिंह। तो जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, सन 1986 में संसद द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के कुछ उपबंधों पर प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध होने के आधार पर प्रेस द्वारा आक्षेप किया गया था और इसे पॉकेट वीटो की तरह उन्होंने इसे लंबित रखा था। इस पर किसी प्रकार के कोई विचार या अभिव्यक्ति नहीं दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 43A और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 49A। तो बताना है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43 से प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह उपबंध करता है कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या नियम बनाएगा या अन्य रीति से कोई भी नए कदम उठाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए प्रथम प्रशासन सुधार आयोग के द्वारा, बी गोरवाल कमेटी रिपोर्ट द्वारा, सी कृपलानी कमेटी रिपोर्ट के द्वारा और डी संथानम कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संथानम कमेटी रिपोर्ट के द्वारा। संथानम कमेटी रिपोर्ट के द्वारा यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना हुई थी। ये 1964 में इसका सुझाव दिया गया था उसके उपरांत, और यह इसलिए लाया गया था ताकि लोक सेवकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए और सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में परामर्श देने के लिए ये आया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये किसने कहा है, कथन बताना है। ऑप्शन ए में भीखू पारेख, ऑप्शन बी में है TN मदान, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र और ऑप्शन डी है आशीष नंदी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विपिन चंद्र। विपिन चंद्र ने कहा कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। यानी बहुसंख्यक सांप्रदायिकता आखिरी में फासीवाद के रूप में परिलक्षित होने लगती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में जेम्स मेनर, ऑप्शन बी है अतुल कोहली, ऑप्शन सी है जोया हसन और ऑप्शन डी है MSA राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अतुल कोहली। अतुल कोहली ने डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो विद्वानों के नाम दिए हैं। भारत में विपणन राजतंत्र के उभार के विषय में किसने कहा है बताएंगे आप। ऑप्शन ए में है स्टेनले ए कोचानेक, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स मेनर, सी है मॉरिस जोन्स और डी है पाल ब्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर बल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य के स्वरूप की वृद्धि संबंधित लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। तो भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण किसने माना है बताना है आपको। ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन फ्रैंकेल और ऑप्शन डी है सूजन एंड लॉयड रूडोल्फ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजनी कोठारी।
रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन ए दिया है, भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। कारण इसमें आर दिया है, राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है। अब ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य परंतु आर असत्य, तथा ऑप्शन डी में ए असत्य परंतु आर सत्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो देख लेते हैं, भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है परंतु उसकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है, बिल्कुल सही है। और कारण है, राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए हैं, पहला है, इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। दूसरा है, सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। तीसरा है, निहित स्वायों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए। और चौथा है, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी में है पहला, तीसरा, चौथा। सी है पहला, दूसरा और चौथा। और डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको इसका सही उत्तर देना है दोस्तों। विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में जो सही है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। विकासशील समाज में सिविल सेवा परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करना चाहिए। दूसरे नंबर का ऑप्शन है, सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। और चौथे नंबर का ऑप्शन है, इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। ये इसके उद्देश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो विलोबी की जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें प्रशासन के सिद्धांत दिए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य उपरला प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी है समन्वय। ऑप्शन नंबर सी है वित्त। और ऑप्शन नंबर डी है वैयक्तिक प्रशासन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समन्वय। विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में सामान्य उपरला प्रशासन, वित्त और वैयक्तिक प्रशासन के विषय में बताया गया है, समन्वय के बारे में नहीं बताया है। अगला प्रश्न, आदेश की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है आदेश की एकता सिद्धांत किसे सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए है जवाबदेता, बी है विशिष्टीकरण, सी स्वीकार्यता और डी है समन्वय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाबदेता। आदेश की एकता सिद्धांत से तात्पर्य इसमें है कि जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, अलग अलग सीनियर अधिकारी के द्वारा जूनियर अधिकारी को एक अलग अलग प्रकार के आदेश के बजाय किसी एक का ही आदेश देना। अगर कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा तो उस कंडीशन में जो है जो उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी या सही मैसेज नहीं जा पाएगा। इसलिए किसी एक के ही आदेश को पालन करना आदेश की एकता का सिद्धांत का मुख्य ध्येय होता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो जवाबदेता भी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता में क्या शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए में समय तथा गति अध्ययन, बी है निर्णय लेने में भागीदारी, सी है मानसिक क्रांति और डी है प्रकारात्मक फॉर्मनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने में भागीदारी। इसको छोड़कर बाकी के अन्य जो ऑप्शन है, समय तथा गति अध्ययन, मानसिक क्रांति और प्रकारात्मक फॉर्मनी, ये सभी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है। तो आपको बताना है वेबर की जो आदर्श नौकरशाही है वो विकासशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए एच साइमन, ऑप्शन बी चेस्टर आई बर्नार्ड, ऑप्शन सी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स और ऑप्शन डी ड्वाइट वाल्डो। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाज के लिए अनुपयुक्त माना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। तो आपको बताना है भारतीय संसद की आश्वासन समिति क्या कार्य करती है, किसका उपकरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्यपालिका का नियंत्रण, बी है न्यायिक नियंत्रण और सी है सिविल समाज नियंत्रण तथा डी है वैधानिक नियंत्रण। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वैधानिक नियंत्रण। आश्वासन समिति दोनों सदनों के लिए पृथक पृथक होती है। यह समिति मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि की जांच करती है और उनके बारे में प्रतिवेदन देती है। लोकसभा की जो आश्वासन समिति होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की आश्वासन समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से भारतीय संसद की जो आश्वासन समिति होती है वैधानिक नियंत्रण का कार्य करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत में बहुआयामी गरीबी के आंकड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो नीति आयोग ने अभी हाल में जो रिपोर्ट जारी की है बहुआयामी गरीबी से संबंधित, उसमें से कौन सा सही नहीं बताना है। इसमें आंकड़ों में पहला दिया है ए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से मामूली बढ़कर 2022-23 में 30.10% हो गई है। ऑप्शन नंबर बी में है इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस स्थिति से बाहर निकले। ऑप्शन सी दिया है नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अलकिरे फोस्टर पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें 12 संकेतक शामिल हैं, जबकि वैश्विक MPI में 10 संकेतक शामिल हैं। और ऑप्शन नंबर डी है राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो बताना है कि बहुआयामी गरीबी की रिपोर्ट में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% थी, जो मामूली बढ़कर नहीं है, जबकि यहाँ सही उत्तर होगा जो घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% हो गई है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के आंकड़े से बाहर आए हैं, तो बिल्कुल सही है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI में गरीबी दर में गिरावट का आकलन करने के लिए अलकिरे फोस्टर पद्धति का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। इसमें 12 संकेतक शामिल है, जबकि वैश्विक लेवल पे जो MPI होता है उसमें 10 संकेतक शामिल होते हैं। और राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश 5.94 करोड़, बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहे हैं और इस आधार पे वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वेबेरियन राज्य बहुत छोटा है कथन शासन संबंधी विरोधाभास के पक्ष में दिए गए कथनों का परीक्षण करें। तो भारत में वेबेरियन राज्य बहुत छोटा है, यह एक कथन है। तो ये शासन संबंधी एक प्रकार से विरोधाभास दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है और वेबेरियन राज्य के अनुसार अगर देखें तो बहुत छोटा है, एक विरोध हो रहा है। देखते हैं। इसमें पहला कथन दिया है G20 समूह में भारत में प्रति व्यक्ति सिविल सेवकों की संख्या सबसे कम है। दूसरा कथन है भारत में कुल रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 5.77% जो है वो इंडोनेशिया और चीन के मुकाबले महज आधी और यूनाइटेड किंगडम की तुलना में लगभग 1/3 है। तीसरा दिया है समान चरणों वाले देशों की तुलना करें तो भारत में चिकित्सकों, शिक्षकों, नगर नियोजकों, पुलिस, न्यायाधीशों, अग्निशमन कर्मियों, खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों और नियामकों के प्रति व्यक्ति संख्या सबसे कम है। तो निम्न में से सही का चयन करना है। केवल पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, सभी कथन सही हैं और कोई भी कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी कथन इसमें सही हैं। जो वेबेरियन राज्य है मैक्स वेबर द्वारा विकसित एक अवधारणा है। इसमें आधुनिक राज्य प्रशासन एक विधि की प्रणाली है जो कार्यकारी कर्मचारियों के समूह कार्यों का मार्गदर्शन करता है और उसके आधार पर जो कर्मचारी और जो नीतियां हैं उनका सामंजस्य बैठाया जाता है। लेकिन भारत इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा देश होने के बाद भी जो वेबेरियन राज्य के अनुसार जितने कर्मचारी और लोगों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए नीति क्रियान्वयन के लिए, वो नहीं है। उस आधार पर देखें तो पहला कथन G20 समूह में जितने भी देश हैं वो सभी भारत से छोटे हैं और भारत में प्रति व्यक्ति सिविल सेवकों की संख्या इन देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो बिल्कुल सही है। दूसरी अगर बात करें तो भारत में कुल रोजगार में सार्वजनिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी 5.77% है,
जबकि इंडोनेशिया और चीन की बात करें तो इससे ये महज आधी है। और यूनाइटेड किंगडम की अगर से तुलना करें भारत की, तो यूनाइटेड किंगडम की तुलना में लगभग 1/3 है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि भारत बड़ा राज्य होने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्रों में जो रोजगार है उसकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये वेवेरियन राज्य का बिल्कुल विरोधाभास हो रहा है। तीसरा है, समान चरण वाले देशों की तुलना करें तो भारत में चिकित्सकों, शिक्षकों, नगर नियोजकों, पुलिस, न्यायाधीश, अग्निशमन कर्मियों, खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों और नियामकों के प्रति व्यक्ति संख्या सबसे कम है। मतलब भारत जैसे ही अन्य विकासशील देशों की अगर बात करें तो जितने भी कर्मचारी इसमें बताए गए हैं, अगर उनको हम देखें तो इन सभी की जो संख्या है भारत में, जबकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद भी तुलनात्मक रूप से इन कर्मचारियों की संख्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में, जो कि हमसे भारत से भी छोटे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस आधार पर देखें तो ये वेवेरियन राज्य का एक विरोधाभास कथन है। इसलिए ये तीनों के तीनों जो कथन हैं ये बिल्कुल सही होंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।